पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जरायम की दुनिया का एक बदसूरत चेहरा है सुंदर भाटी। सुंदर भाटी कल बड़ी खामोशी से सोनभद्र के जेल से निकला और फिर वो बनारस से फ्लाइट पकड़कर पता नहीं कहाँ चला गया, उसका कोई अता पता नहीं है। तो सुंदर भाटी को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं, ख़ास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उद्योगपतियों के बीच में इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या सुंदर भाटी गैंग फिर से सक्रिय होगा या नहीं। आज से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 10 साल पहले एक वाक़या मुझे याद आ रहा है सुंदर भाटी के अपराध के हनक का। मैं एक बिल्डर के पास में गया हुआ था और ये एक ऐसे बिल्डर थे जिन्होंने ज़मीन अलॉट करवा ली थी और फ्लैट के 50% से ज़्यादा पैसे भी सबसे ले लिए थे, लेकिन उनका काम शुरू नहीं हो पाया और वो भारी कर्जे में डूबे हुए थे। तो अचानक एक दिन वो जो बिल्डर हैं वो भूमिगत हो गए थे, किसी को खोजे नहीं मिल रहे थे। अचानक एक दिन बिल्डर अपने जिस भूमि का आवंटन उनको हुआ था वहाँ पर किसी दूसरे शख्स को लेकर गए थे जो उस ज़मीन को ख़रीद रहा था उनसे। तो उस ज़मीन को दिखाने गए थे। उनकी गाड़ी को देखकर जो फ्लैट जिन्होंने बुक करवा रखा था वो भी वहाँ पर पहुँचे, मैं भी वहाँ पर साथ था एक दोस्त के। तो वो जो बिल्डर हैं वो कथित तौर पर उतनी ही देर में, आधे घंटे के भीतर 2 शख्स आते हैं और जैसे ही वो 2 शख्स आते हैं वो बिल्डर पसीना उनके चेहरे से टपकने लगता है और वो रुमाल निकाल कर, गला सूख जाता है, रुमाल निकाल कर पोंछने लगते हैं। और जैसे ही वो 2 शख्स को देखते हैं, वो काफ़ी सारे लोग थे उनके साथ में, वो उनसे डायरेक्ट मिलने के लिए चले आते हैं और हाथ जोड़कर उनसे कुछ बातचीत करते हैं और उसके बाद एक फ़ोन उनको थमाया जाता है और उस फ़ोन पर बिल्डर कम से कम 45 मिनट बात करता है। जब वो बिल्डर वापस लौटे, ये सारी बातचीत हुई, तो मैंने उनको जब परिचय दिया तो मुझे किनारे लेकर गए और वो बोले, मैंने कहा कि आप 45 मिनट एक शख्स से फ़ोन से बात करते रहे और जिन लोगों ने अपने खून पसीने का पैसा आपको फ्लैट के लिए दिया है उनसे आपको बात करने का मौका नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर, ये फ़ोन था कथित तौर पर सुंदर भाटी का। मैंने कहा सुंदर भाटी तो जेल में है। उन्होंने बताया कि जेल से अदालत में पेशी करने के लिए जा रहे थे और बीच में उन्होंने एक ढाबे या होटल पर रुककर उनसे सीधे बात करवाई। उस बिल्डर का मैं नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने ये भी मुझे कहा कि सुंदर भाटी ने उनको ब्याज पर करोड़ों रुपए दिया है, लेकिन वो पैसा भी डूब चुका है और अब वो अपने घर पर नहीं रहते हैं क्योंकि उनको जान का खतरा है और लगातार सुंदर भाटी के लोग उनको चेतावनी देते हैं और खुद सुंदर भाटी कई बार फ़ोन करके अपना पैसा मांग चुका है। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुंदर भाटी जेल में बैठकर किस तरीके से अपने पैसे को ब्याज पर चलाते थे, विवादास्पद ज़मीन को खरीदते थे और किस तरीके से उद्योगपतियों को, बिल्डर्स को उन्होंने धमकाया और उनसे पैसे उगाही की। अब सुंदर भाटी बड़े खामोशी के साथ में छूट गए हैं। मेरे साथ में मेरे साथी मुकेश सिंह सेंगर हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अक्सर अपराध की दुनिया की खबरें जो है वो लाते रहते हैं। अभी लॉरेंस बिश्नोई पर इन्होंने काफ़ी काम किया। मुकेश, ये बताइए कि सुंदर भाटी को आप जानते हैं, मैंने भी कुछ उनके बारे में खबरें की हैं। सुंदर भाटी के जितने भी प्रतिद्वंदी थे, अनिल दुजाना मारे जा चुके हैं, संजीव जीवा मारे जा चुके हैं, खुद नरेश भाटी को सुंदर भाटी ने ही मार दिया। तो लग ऐसा रहा है कि अब सुंदर भाटी के अलावा इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसको चैलेंज करने वाला कोई शख्स नहीं है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सुंदर भाटी, अगर आप देखें तो सुंदर भाटी को आप इस तरह से देख सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लॉरेंस बिश्नोई है वो। अच्छा। उसकी इतना उसका डर और इतना उसका जलवा है यहाँ पर कि अभी भी पिछले 35 सालों से वो लगातार यहाँ पर जो है उसका एक तरह से जलवा है। और 90 के दशक में जब गौतम बुद्ध नगर जिला नहीं था, बुलंदशहर जिला था,
तो 90 के दशक में गाज़ियाबाद में एक गैंग था सतवीर गुर्जर का। सतवीर गुर्जर लोनी में रहता था और उसी समय जो है सुंदर भाटी अपराध की दुनिया में आया और उसने सतवीर भाटी का गैंग ज्वाइन कर लिया। सतवीर भाटी के जरिए जो सुंदर भाटी है उसकी मुलाकात हुई नरेश भाटी से, जो कि ग्रेटर नोएडा के रिठौरी गांव का रहने वाला था और नरेश जो सुंदर भाटी है वो घंगोला गांव का रहने वाला था। तो दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। नरेश भाटी के परिवार के कुछ लोगों का मर्डर हुआ था काफ़ी पहले, तो नरेश भाटी को अपने परिवार के मर्डर का बदला लेना था। तो सुंदर भाटी ने उसमें साथ दिया। सुंदर भाटी ने कहा आप हमारे दोस्त हैं और सुंदर भाटी ने उसका बदला लिया। इसके बाद नरेश भाटी और सुंदर भाटी की बहुत गहरी दोस्ती हो गई, लेकिन अपराध की दुनिया में दोस्ती बहुत लंबी चलती नहीं है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो ट्रक वो था यूनियन, उन पर कब्जे की लड़ाई दोनों के बीच में चलने लगी। भाई उसने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम अध्यक्ष बनेंगे, और उसने कहा कि हम इस पर हमारा कब्जा हो। इसी झगड़े में 2 ट्रक यूनियन के अध्यक्ष का मर्डर हो गया। अच्छा, इसी झगड़े में मर्डर हो गया और फाइनली जो नरेश भाटी था उसने इसके बाद चुनाव लड़ा नगर पालिका अध्यक्ष का, नगर पंचायत का अध्यक्ष लड़ा और वो जीत गया। जीतने के बाद क्या हुआ कि सुंदर भाटी को ये लगा कि इसके बाद पावर भी आ गया है, पैसा भी है, इसकी राजनीतिक गलियारों में पूछताछ हो रही है, मेरा तो काम खत्म हो जाएगा। तो उसने प्लान किया नरेश भाटी को मारने का। नरेश भाटी को मारने की उसने एक बार कोशिश की, नरेश भाटी बच गया, उसका गनर मरा और साथ में एक शख्स और मर गया। इसके बाद जो नरेश भाटी पर उसने दोबारा हमला किया। दोबारा हमला जब किया तो नरेश भाटी मारा गया। नरेश भाटी के मरने के बाद इसी बीच नरेश भाटी ने भी एक बार उस पर कोशिश की। गाज़ियाबाद में जब सुंदर भाटी के साले की शादी थी तो एक बैंक्वेट हॉल में नरेश भाटी और उसके लोगों ने हमला किया, जिसमें 2-3 लोग मर गए थे। सुंदर भाटी बच गया था, किस्मत वाला था, बच गया था, जबकि उसमें AK-47 से फायरिंग हुई थी। अच्छा, उसके बाद भी बच गया, बहुत कई राउंड गोली चली थी। उसके बाद जो नरेश भाटी था जिसकी मौत हो गई थी, नरेश भाटी के गैंग की कमान जो है उसके भाई रणपाल ने संभाल ली। रणपाल ने संभालने के बाद जो पुलिस है उसने रणपाल का भी इनकाउंटर कर दिया। फिर आया दूसरा भाई रणदीप ने गैंग की कमान संभाली, उसको भी गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। उसके बाद फिर एक शख्स था अमित कसाना, जो भांजा था नरेश भाटी का। अमित कसाना और अनिल दुजाना, ये 2 लोग थे जो कि फिर इन्होंने अपना एक नया गैंग बनाया और पूरा गैंग इन्होंने शुरू किया। अनिल दुजाना सुंदर भाटी पर हमले की कई बार कोशिश कर चुका था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। इस गैंगवार में, पूरे गैंगवार में 50 लोग मारे गए। 50 लोग दोनों तरफ से, सुंदर भाटी और नरेश भाटी की तरफ से। हालांकि बाद में फिर दोनों गैंग का पैचअप हो गया था, किसी नेता ने पैचअप कराया और पैचअप हो गया था। 2014 में सुंदर भाटी को गिरफ्तार किया नोएडा पुलिस ने। तब से वो लगातार जेल में है, जेल से बाहर नहीं आया है। लेकिन उसके बारे में कहते हैं जैसे लॉरेंस बिश्नोई ऑपरेट करता है कि जेल से बैठकर फ़ोन का इस्तेमाल, जेल से बैठकर लोगों से बात, जेल से बैठकर पूरा सिंडिकेट चलाना जिसमें ज़मीनों पर कब्जा है, हत्याएं हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर हैं, जो सरिये का काम होता है, स्क्रैप का काम, उस पर कब्जा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पर के काम में कब्जा, ये सारा जो पूरा होल्ड था वो सुंदर भाटी का लगातार था, अभी भी चल रहा है। और ये भी सुनने में आया कई बार कि बहुत सारे IPS अधिकारी उससे मिले हुए थे और उसके जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगुवाई कर रहे थे वो। अच्छा, ये भी बात कई बार सुनने में आई। और इसी बीच जो अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का मर्डर हुआ सरेआम कैमरे के सामने, उसमें भी नाम आया कि सुंदर भाटी ने ये मर्डर कराया होगा, क्योंकि एक शूटर था सनी नाम का। सनी काफ़ी लंबे समय तक हमीरपुर की जेल में बंद रहा है और वहाँ सुंदर भाटी भी बंद था। जिगाना पिस्टल मिली थी वहाँ पर, जब तुर्की की पिस्टल थी अतीक अहमद के मर्डर में। तो ये कहा जा रहा था कि ये सुंदर भाटी ने कराया है। हालांकि पुलिस की जांच में ये आज तक ऑन रिकॉर्ड नहीं आया है कि सुंदर भाटी ने मर्डर कराया है, और ना ही उसके खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ है। नाम जरूर आया था, उस पर जो गैंगस्टर एक्ट लगा था। और अच्छा, ये बताइए, जब 150 से ज़्यादा केसेस हैं सुंदर भाटी पर, तो आखिर इसको बेल कैसे मिल गई? किस केस में बेल मिली है? देखिए, होता क्या है कि केस उस पर हैं करीब 68 केस हैं, जिसमें मर्डर के हैं, रंगदारी के हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं, अलग अलग तरह के केस हैं।
होता क्या है कि जो जब किसी का नाम इतना बड़ा हो जाता है, जैसे लॉरेंस बिश्नोई है, अब इनका नाम इतना बड़ा हो गया है, उसके खिलाफ भले केस दर्ज हो रहे हैं वो लगातार, लेकिन गवाही देने वाला कौन है, सबूत कौन देगा? कोई डायरेक्ट सबूत होता नहीं है, नाम आया। और ऐसे ही सुंदर भाटी का था कि सारे गवाह टूटते जा रहे हैं, बहुत सारे केसों में बरी हो गया है, बहुत सारे केस चल रहे हैं। केवल 68 मुकदमों में एक मुकदमा है मर्डर का जिसमें उसको कुछ दिन पहले सजा हुई है, हरेंद्र मलिक का। हाँ, उसमें सजा हुई है। बाकी सारे केसेस में कुछ में बरी हो गया है, कुछ केस चल रहे हैं। उस पर जो गैंगस्टर एक्ट लगा था उसमें उसकी बेल हो गई है, और इसी मर्डर केस में बेल हुई है, तभी वो बाहर आ पाया है भाटी को। अच्छा, एक केस और याद आ रहा है, 2010 में एक वीडियो इनका वो ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें गृह राज्य मंत्री से सुंदर भाटी बात कर रहा था। उससे पहली बार ये लगा कि सुंदर भाटी एक इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर से बात कर सकता है, एक राजनीतिक जो है वो पहुंच के लिए वो कोशिश कर रहा है। हालांकि सीबीआई की जांच हुई, इसमें कुछ पता नहीं लगा कि देखिए कोई भी अपराधी होता है, जब वो अपराधी बड़ा कब बनता है, जब उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। और जिसका कोई माँ बाप नहीं होता है उसका करियर बहुत लंबा नहीं चलता है अपराध में। जिस अपराधी का कोई राजनीतिक संरक्षण है वो आगे बढ़ता है, और बहुत सारे राजनेता पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं जो ऐसे अपराधियों को अपने कामों के लिए यूज़ करती हैं। बहुत सारे काम चुनाव में होते हैं, डराना धमकाना, तो दोनों के काम बनते हैं, अपराधियों के भी और नेताओं के एक दूसरे से। तो इसके बारे में जो सुंदर भाटी इसके बारे में कहते हैं कि शुरू से ये पॉलिटिकली बहुत कनेक्टेड रहा है। अच्छा। शुरू से 90 के दशक से, और इसकी ये इच्छा थी कि वो एमएलए बने। एक बार चुनाव भी लड़ा एमएलए का, ये नरेश भाटी भी लड़ा, जो उसका दुश्मन था वो दोस्त था, और सुंदर भाटी भी लड़ा, लेकिन दोनों हार गए। लेकिन इसकी पत्नी दनकौर की पंचायत अध्यक्ष वो रही हैं, तो इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी शुरू से ही। हालांकि नेता नहीं बन पाया, अपराधी बन गया, लेकिन नेताओं से ये लगातार कनेक्टेड था। और अभी भी जो जानकारियां मुझे मिलती हैं कि अभी भी कुछ राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में रहता है, और राजनीतिक पार्टियां इसका इस्तेमाल अभी भी करती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करती हैं। जेल में आप रह के अगर अपना गैंग ऑपरेट कर रहे हैं तो कोई आपके पीछे है, वरना जेल में मोबाइल का इस्तेमाल कैसे कर लोगे आप? ये सरकारी गैंगस्टर तो नहीं आप ऐसे ही मान लीजिए कि जो इस तरह के जो बड़े गैंगस्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके पीछे कोई ना कोई ऐसा होता है जो उनको सपोर्ट करता है, और वक्त आने पर ये भी उनको सपोर्ट करते हैं, उनके काम आते हैं। तो ये एक बात। अच्छा, अब एक चीज़ और बताइए कि अभी ये छूटे हैं, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई गाज़ियाबाद और नोएडा के, क्या ये जो है फिर से उसी तरीके के जराइम की दुनिया में आएंगे, रंगदारी वैसे ही वसूल करेंगे जैसे 2014 में करते थे, या जेल के अंदर जैसे करते थे, या गैंगवार होने की संभावना है? क्या आपको लगता है? देखिए, गैंगवार होने की संभावना तो इसलिए नहीं है कि कोई गैंग बचा नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अच्छा। सबसे बड़ा गैंगस्टर यही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, और बाकी जितने भी छोटे मोटे गैंगस्टर हैं वो अब है नहीं यहाँ पे। कुछ तो देश से छोड़ के भाग गए हैं, और कुछ जेलों में हैं, कुछ मारे गए हैं, अधिकतर तो मारे गए हैं, वैसे कोई है नहीं। तो गैंगवार होने की संभावना बहुत कम है। अब बात करते हैं कि क्या ये रंगदारी मांगेगा। रंगदारी मांगने अगर मांगना चाहे तो कोई रोक टोक तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको गैंग को और आगे चलाना है, ऑपरेट करना है, तो पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है। लेकिन क्या सवाल ये कि क्या सुंदर भाटी अब अपने गैंग को दोबारा खड़ा करना चाहेगा, या वो कोई पॉलिटिकल पार्टी में जाके अपना कुछ और करियर देखेगा, क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी है, लगभग 30 से 35 साल से के टाइम उसको क्राइम की दुनिया में होगा दुनिया। 60 साल। और एक टाइम ऐसा आता है कि हर अपराधी ये सोचता है कि अब हम रास्ता बदल के मुख्य धारा में आ जाएं, क्योंकि नाम हो चुका है आपका, पैसे भी आप पे हैं, सारी चीज़ें हैं, आप कनेक्टेड भी हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि सोचता है अपराधी कि कहीं ना कहीं हम अब कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाए। तो हो सकता है कि वो बाहर निकल के अपना कोई और रास्ता चुने, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है या कुछ और कर सकता है, तो ये भी हो सकता है। तो रंगदारी मांगने की संभावना मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है, कम है। लेकिन हाँ, अगर उसने अपने गैंग को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की तो ये हो सकता है, लेकिन बहुत कम संभावना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार में उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। मुझे याद आ रहा है कि नोएडा में जब ये कमिश्नर थे आलोक सिंह, तो 70-80 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इसकी जब्त की गई थी। तो पुलिस मेरे ख्याल से ये नहीं होने देगी कि दोबारा फिर से आप गैंग खड़ा करिए। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि देखो,
अब जो पुलिस का एक्शन है वो लगातार उत्तर प्रदेश में जितने भी गैंगस्टर हैं, लगभग जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो ख़त्म हो गया है पूरे उत्तर प्रदेश में, और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जो गैंगस्टर थे वो पूर्वांचल में थे और दूसरा थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और दोनों ही जगह लगभग सब गैंगस्टर खत्म हो चुके हैं, मारे गए हैं, जेल में हैं, और बड़े बड़े तो मारे गए। तो अब पुलिस बिल्कुल नहीं चाहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बात खास तौर पर देखी जा रही है कि जो प्रेजेंट सरकार है वो उसकी टैगलाइन यही है कि कानून व्यवस्था सबसे पहले, अपराध नहीं होने देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सुंदर भाटी को फ्रंट पे वो खेलने देगी या कोई ऐसा सुंदर भाटी काम कर पाएगा जिस तरह सरकार की किरकिरी हो, तो इसकी संभावना बहुत कम है। दाना भूल गया, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि इसका जो गैंग था उसका नाम था D11 गैंग का नाम था, और ये जब अपराध में आया तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें ये हो रहा था कि गौतम बुद्ध नगर बन रहा था। उस समय बुलंदशहर जिला पहले था, और जैसे ही गौतम बुद्ध नगर जिला बना तो यहाँ पर नए नए काम आने लगे, नए नए प्रोजेक्ट आने शुरू हो गए, बिल्डर बड़े बड़े अपने प्रोजेक्ट लेकर यहाँ पे आए। तो उस समय क्या था, पैसे कमाने का ऑप्शन बहुत थे, खासतौर से अपराधियों के लिए। तो इस नरेश भाटी को जब इसने मारा तो पूरे गौतम बुद्ध नगर में इसका एक छत्र राज हो गया, और केवल गौतम बुद्ध नगर में नहीं, हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में। तो इसने गैंग को इतनी जल्दी खड़ा इसलिए किया कि पैसे, इसने बहुत जल्दी बहुत पैसा कमाया, और दूसरा क्या था, गठजोड़ नेताओं से और ब्यूरोक्रेट से गठजोड़ था इसका। तो गैंग को खड़ा करने में आसानी रही, और D11 गैंग जो था ना, D11 जैसे डी कंपनी है ना, ऐसी D11 गैंग था जिसमें 11 लोग थे, जिसमें 11 लोग कुख्यात टाइप के लोग, क्रिकेट टीम कुख्यात टाइप की थी। तो वो जो गैंग बनाया इसने, और उसके जो शूटर थे या लोकल गैंगस्टर थे वो लगातार इस तरह की ऐसी घटनाएं कर रहे थे कि यहाँ पर उसके नाम से खौफ पैदा हो गया था। और आप देखिए कि 90 के दशक से ये काम कर रहा था, और गिरफ्तार कब हुआ, 2014 में आके। तो इतने लंबे समय तक अगर कोई गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है तो कोई ना कोई वजह तो उसके पीछे होगी। तो 14 में जब गिरफ्तार हुआ तब से वो जेल में है, और ऐसा नहीं कि जेल में जाने के बाद उसका जलवा कम हुआ है, वहाँ से भी सुंदर भाटी का नाम है, सुंदर भाटी के नाम से पैसे मांगे जा रहे हैं, सुंदर भाटी अभी भी क्राइम की दुनिया के सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और इन 10 सालों में जब वो जेल में था तो कई सारे लोग यहाँ से खत्म भी हो गए, संजीव जीवा, आप देखिए मुन्ना बजरंगी को बाकायदा मारा गया, जेल के अंदर ही मर्डर हुआ मुन्ना बजरंगी का, ठीक है। उसमें भी सुंदर भाटी का दाएं बाएं से नाम आया था पीछे से, ठीक है। कई सारे गैंगस्टर मारे गए, कई भाग गए यहाँ से, लेकिन ये इसका कुछ नहीं हुआ है। अरे आराम से जेल में 10 साल गुजारे, और उसके बाद अपना निकल के बाहर आ गया, बेल हो गई, खामोशी से बाहर निकला, और फिर फ्लाइट पकड़कर वो अज्ञात जगह की ओर रवाना हो गया। सुंदर भाटी का क्या पूरी तरीके से अपराध की पारी खत्म हो चुकी है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अनिल के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।